हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंटिटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटिटीज़ में मैंने आपको बताया था एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं। रियल वर्ल्ड में जिनका एग्जिस्टेंस होता है उनको हम बोलते हैं एंटिटीज़, और एंटिटीज़ की अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो एंटिटीज़ को हम समझ भी चुके हैं और यूज़ भी कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीक एंटिटी, राइट। तो वीक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी है, या फिर कह लीजिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे ही वीक एंटिटी डिपेंडेंट होती है। तो ठीक है, इसको हम डेप्थ में समझ लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमेशा एक प्राइमरी की होल्ड करती है। जैसे कि हमने एंटिटीज़ में डिस्कशन किया था कि जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनमें उनकी एक प्राइमरी की होती है। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होंगी उनकी अपनी प्राइमरी की होगी। ठीक है, और अगर हम वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी में कोई ऐसी प्राइमरी की नहीं होती, ठीक, और वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती हैं। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए अगर हम देखें तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो किसी भी दूसरी एंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी का खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, जबकि वीक एंटिटी एग्जिस्ट ही तब करती है जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसको सपोर्ट करती है। अदरवाइज वीक एंटिटी का कोई खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टोटल पार्टिसिपेशन का, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई इसमें कंफर्म नहीं है कि टोटल पार्टिसिपेशन ही होगा या फिर पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन अगर हम वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी में हमेशा पार्टिसिपेशन कैसा होगा? टोटल होगा। टोटल इसलिए होता है क्योंकि वीक एंटिटी एग्जिस्ट ही तब करती है जब उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सपोर्ट करती है। तो वीक एंटिटी का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आप टोटल कह सकते हो। मतलब उसमें एक भी एंटिटी ऐसी नहीं होगी जिसका पार्टिसिपेशन ना हो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वीक एंटिटी का पार्टिसिपेशन हमेशा टोटल होता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के। तो अब हम इसको समझ लेते हैं टेबल्स के फॉर्म में कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं कोई कंपनी है, उस कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं। आप जानते हैं जो कॉरपोरेट में जो कंपनीज़ होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो भी डिपेंडेंट्स हैं या जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके किड्स हैं, तो उनको भी कंपनी कुछ एक तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, चाहे वो पॉलिसीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स से हो। तो ये सारी चीज़ें जब प्रोवाइड करती है तो ऑब्वियस सी बात है जो डिपेंडेंट्स होंगे उस एम्प्लॉय के, मतलब जो उस एम्प्लॉय पे निर्भर होंगे लोग, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगी कंपनी, तब तो जाके कहीं कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय, और यहाँ पर डिपेंडेंट्स, ये डिपेंडेंट्स हो गए। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का इंडिपेंडेंट से कनेक्शन देखना है कैसा होगा। तो आप यहाँ पर, अभी तो मैंने ये एंटिटीज़ ड्रॉ कर दी हैं, लेकिन इनको हम पहले डोमेन के फॉर्म में समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय एंटिटी मैंने डिफाइन की हुई है, तो आप जानते हैं कोई भी एंटिटी होगी तो उसका अपना एट्रीब्यूट भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम EMP ID प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में EMP ID या फिर EMP कोड ज़रूर होगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, EMP ID जो कि प्राइमरी की होगी।
दूसरा भी एट्रीब्यूट ले लेते हैं, यहाँ पर EMP नेम ले लेते हैं। और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है एक दो एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, उसी में समझ आ जाएगा। ये EMP नेम हो गया, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो गए। उसी तरह से यहाँ पर जो डिपेंडेंट्स हमने लिए हैं, डिपेंडेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हम उनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स मेंटेन करेंगे। अगर डिपेंडेंट्स एंटिटी हैं तो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे ही होंगे। तो एट्रीब्यूट्स में रख लेते हैं नेम, डिपेंडेंट नेम भी लिख सकते हैं, और सिंपली यू कैन राइट नेम, यू कैन राइट एज और डेट ऑफ बर्थ, और the most important attribute, that is relation। क्योंकि विदाउट रिलेशन तो डिपेंडेंट्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई, कि एम्प्लॉय जो काम करता है किसी कंपनी में, उनका इंडिपेंडेंट से रिलेशन क्या है, उनके फादर हैं या फिर उनका सन है या फिर उनकी मदर हैं, क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डोमेन्स की। ठीक है, एंटिटीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं, आप अब फोकस कीजिए डोमेन्स पे। मान लीजिए ये एम्प्लॉय के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं E1, E2, E3, E4 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक आईडी होगी जो कि यूनिक आईडी होगी, EMP आईडी। और यहाँ पर देखिए जो डिपेंडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स के लिए भी डोमेन हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3, डिपेंडेंट 4, डिपेंडेंट 5 और भी नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर E5 मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर D5 तक नहीं है, हम यहाँ पर D6 भी ले सकते हैं। ये D6 ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉय से कनेक्टेड कई सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक, तो एम्प्लॉय आपको विजुअलाइज करना है, एक एम्प्लॉय है और उससे रिलेटेड कई सारे लोग हैं। भाई एक एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उससे रिलेटेड उसके फैमिली में कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं। उनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, उनके किड्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकती हैं। ठीक है, तो उस तरह से मान लेते हैं E1 का कनेक्शन यहाँ पर D1 से है, E1 का कनेक्शन यहाँ पर D2 से भी है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखिए E2 एम्प्लॉय है, E2 एम्प्लॉय का हो सकता है यहाँ पर उनके पेरेंट्स हों या कोई भी हो सकता है, फादर मदर, जिसका भी वो डेटा मेंटेन करवाना चाहें। तो ये देखिए सारे कनेक्शंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे आप इधर से भी देख सकते हैं कि जैसे D1, D2, D3 एंड D4 ये तो कनेक्टेड हैं किसी न किसी एम्प्लॉय से। बाकी जो D5 एंड D6 हैं ये भी किसी न किसी एम्प्लॉय से कनेक्टेड ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर इनका भी कनेक्शन दिखा देते हैं। ये तो डिपेंडेंट्स का हमेशा किसी न किसी एम्प्लॉय से कनेक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बिना एम्प्लॉय के डिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने D5 और D6 को किसी से कनेक्ट नहीं किया था, तो इसका क्या मीनिंग है कि हम ऐसे ही किसी का भी डेटा तो मेंटेन कर नहीं लेंगे। अगर यहाँ D5, D6 या आगे और अगर हम देखें D7 एग्जिस्ट करता है तो वो किसी न किसी एम्प्लॉय से कनेक्टेड तो होगा ही होगा, तब तो उसका एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ से हम D7 को कह देते हैं कि ठीक है ये E5 से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट्स की तरफ से हमेशा जो पार्टिसिपेशन होगा वो टोटल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक भी एंटिटी ऐसी नहीं होगी, एक भी यहाँ पर जो इंस्टेंस है या आप डिपेंडेंट्स डायरेक्टली समझ सकते हैं, एक भी डिपेंडेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनका कनेक्शन एम्प्लॉयज से ना हो। ठीक है, तो हमेशा डिपेंडेंट्स की तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा वो कैसा होगा? टोटल होगा। तो अब आप ये भी बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जो डिपेंडेंट है ये वीक एंटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं या उनके फादर मदर और जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है,
तभी कंपनी ने उनका डेटा मेंटेन किया, अदरवाइज उनका डेटा भी नहीं मेंटेन करने की ज़रूरत थी। तो अब एक और पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन की गई है EMP ID। सबकी अपनी अपनी कुछ EMP ID है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट्स हैं इनके लिए क्या डिफाइन किया गया है, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वही इनकी पहचान है, ठीक है, वही इनकी आइडेंटिटी है। तो ठीक है, हमने मान लिया वही उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मेंटेन किए थे। कुछ एट्रीब्यूट्स देखिएगा, ये एट्रीब्यूट्स लिए हैं हमने, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें नेम एज रिलेशन आ रहा है, ठीक है। नेम एज रिलेशन में देखिए यहाँ पर मान लेते हैं D1 के रेफरेंस में उनका नेम एज और रिलेशन मेंशन करते हैं, तो क्या होगा, सपोज इनका नाम है ABC, ABC नेम है और एज मान लेते हैं कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं 50 है और रिलेशन फादर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए D2 E1 से ही रिलेटेड हैं, ये इनकी मदर हैं, या कुछ भी नाम दे देते हैं XYZ एंड 45 मदर। अब आगे चलते हैं, देखिए D3 का कनेक्शन दूसरे एम्प्लॉयज से है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स होंगे में भी ये, तो मान लेते हैं उनके पेरेंट में फादर का नेम सेम है ABC, एज भी बाय चांस सेम है, और ऐसा हो भी सकता है, आप भी जानते हैं कि हाँ ये कोइंसिडेंट तो हो सकता है, ये हो गया, ठीक है। D4 अगेन MNO कुछ भी नाम ले लिया और यहाँ पर 48 एज कर दी और रिलेशन मदर कर दिया, ये देखिए। तो आप इस तरह से ये डेटा ही तो मेंटेन कर रहे हैं डिपेंडेंस का, लेकिन अब ज़रा इस डेटा को देखिए, यहाँ पर जो हमने मेंटेन किया है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय 1 के फादर हैं और एम्प्लॉय 2 के जो फादर हैं उनका डेटा मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सेम है, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दो इंफॉर्मेशन, दो रिकॉर्ड्स एकदम एक जैसे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो E1 की EMP ID मान लेते हैं 1 है, E2 2 है, E3 E4 E5, तो इनकी एम्प्लॉय ID क्योंकि ये एज अ प्राइमरी की ट्रीट कर रहे हैं, तो प्राइमरी की में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहती है, ठीक है, तो प्राइमरी की में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट्स का डेटा मेंटेन करते हैं, उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कैसे? क्योंकि वो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जो आईडी यहाँ पर एम्प्लॉय को दी गई है वो तो प्राइमरी की है, ठीक, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसकी अपनी प्राइमरी की होती भी है। लेकिन हम डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस वीक एंटिटी है, तो इसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होगी, लेकिन हम जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे उसके लिए हमें कुछ तो की डिफाइन करनी होगी। तो उस की को डिफाइन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय आईडी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी की जो भी वैल्यू होगी, एम्प्लॉय आईडी और जो डिपेंडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कोई एट्रीब्यूट कंसीडर करते हैं और दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर इनकी की डिफाइन कर देते हैं, डिपेंडेंट्स की, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको रिप्रेजेंट कर दें, इसको कंप्लीट कर दें जो हमने यहाँ पर छोड़ रखा है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर इनका कनेक्शन दिखा देते हैं, एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ये डिफाइन कर दिया और इसको डिपेंडेंट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डिपेंडेंट्स एक वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स में। इस तरह से ये वीक एंटिटी हो जाती है। और जो इनका रिलेशन होता है, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ऐसा रिलेशन कुछ दिखा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, आप ऐसे रीड कर सकते हो, डिपेंडेंट्स डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय, ऐसे आप पढ़ोगे। तो जो रिलेशनशिप होता है, अगर हम वीक एंटिटी का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो उसको भी डबल डायमंड में डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से।
ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो डिपेंडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉय पे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? एक्चुअली जो एम्प्लॉय एंटिटी है या फिर जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो आइडेंटिफाई कर रही है वीक एंटिटी को, इसलिए इस रिलेशनशिप को बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, राइट। तो ये रिलेशनशिप हो गया और ये वीक एंटिटी हो गई। तो ये देख के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर वीक एंटिटी की बात हो रही है बिकॉज ऑफ डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स, एंड रिलेशनशिप देख के समझ में आ जाएगा ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। और इसको कई बार हम ओनर की भी बोलते हैं, ओनर एंटिटी, सॉरी ओनर एंटिटी। और नेम से भी क्लियर हो रहा है ओनर एंटिटी क्यों, क्योंकि ये ओन करती है डिपेंडेंट्स को। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो जाए कंपनी से तो डिपेंडेंट्स का भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आप समझ गए। अब टोटल पार्टिसिपेशन की बात की थी, तो यहाँ पर जितने भी डिपेंडेंट्स हैं वो किसी ना किसी एम्प्लॉय से कनेक्टेड होंगे ही होंगे, इसलिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होगा दैट विल बी टोटल। और एम्प्लॉय की तरफ से देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि एम्प्लॉय में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के फैमिली में कोई ना कोई है फैमिली मेंबर जिनका डेटा यहाँ पे मेंटेन किया गया है, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा भी है जिसके कोई फैमिली मेंबर नहीं है, हो सकता है भाई, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी में किस तरह से डेटा मेंटेन किया गया है। तो हमें इन जनरल अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, हमें ये लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिसके फैमिली मेंबर्स में कोई ना हो। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से कोई एंटिटी, जैसे देखिए नीचे जो डोमेन मैंने यहाँ पर दिखाया है E3 कोई फैमिली मेंबर नहीं, E4 कोई फैमिली मेंबर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि ये पार्शियल है, ये पार्शियल पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ये डबल लाइन है, इससे तो क्लियर हो रहा है ये टोटल है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम देखें इसकी की बात करें तो की के लिए ज़रा टेबल पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय की टेबल बनाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए टेबल बनाते हैं क्योंकि फाइनली जो एंटिटीज़ होती हैं उनके रेफरेंस में हमें टेबल बनानी होती है। बाद में ये जो ER डायग्राम है ये कन्वर्ट हो जाता है टेबल में। तो यहाँ पर दो एंटिटीज़ के लिए टेबल डिफाइन कर ली। पहला है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के रेफरेंस में हम मान लेते हैं EMP ID है, और EMP ID को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है तो ये तो यूनिक रहेगी, और EMP नेम ले लेते हैं, EMP नेम, ये हो गया। तो EMP ID में जो हमने एंटिटीज़ ली हैं मान लेते हैं 1 2 3, और भी आप मान लीजिए 4 5 तक हैं, 4 5, और EMP नेम हम कुछ समझ लेते हैं, अपनी तरफ से रख लेते हैं EFGHI। ठीक है, ये मान लिया, ये एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या मेंटेन करेंगे, जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, मान लेते हैं ये नेम हो गया, डिपेंडेंट के नेम, एज एंड रिलेशन, यही एट्रीब्यूट हमने लिया था। अब यहाँ पर इस एंटिटी में जो हमें की डिफाइन करनी है, भाई वैसे तो की होती नहीं है इसमें, लेकिन हमें कोई ना कोई की यूनिक की डिफाइन तो करनी होगी। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर जो मेन टेबल है एम्प्लॉय की, उसी एट्रीब्यूट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय ID यूज़ कर ली और ये नेम, तो नेम यहाँ पर एज अ पार्शियल की यूज़ होगी। पार्शियल की क्या होती है कि अगर हमने डिपेंडेंट्स डिफाइन किया है एक एंटिटी, तो उसमें हालांकि वो प्राइमरी की तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर हम किसी को एज अ की ट्रीट करें तो वो क्या होगा, यूनिकनेस किससे समझ में आएगी, तो हम कह रहे हैं नेम कंसीडर कर लेते हैं। तो नेम को यहाँ पे हमने पार्शियल की कंसीडर कर लिया।
अब जब कोई पार्शियल की कंसीडर हो जाती है तो उसका मतलब क्या है, देखिए नेम से ही समझ में आ रहा है। पार्शियल मतलब जो कंप्लीट ना हो, पार्शियल हो, कुछ हाफ यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है। तो नेम को पार्शियल करने का मतलब है, अब हम यहाँ पर जो प्राइमरी की है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी और नेम, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हमने एक यूनिक की डिफाइन कर दी है जो कि डिपेंडेंट की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंट्स की प्राइमरी की बात करें तो क्या होगी, ये एम्प्लॉय आईडी प्लस नेम, इसको हम एज अ की डिफाइन करेंगे। तो अब आप कोई भी एंट्री करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे EMP1 के रेफरेंस में नेम्स क्या थे, ABC, ठीक है, अब मैं सारा नहीं लिख रही हूं, यहां पर आप समझ लीजिएगा। और EMP1 के ही रेफरेंस में XYZ। अब देखिए एम्प्लॉय ID 2 के रेफरेंस में ABC, अगेन उनके फादर, एम्प्लॉय 2 के ही रेफरेंस में MNO। ये रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन करे थे। अब आप दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके रीड कीजिए। देखिए 1 ABC, ये एक यूनिक वैल्यू हो गई, देन 2 ABC, ये एक अलग से यूनिक वैल्यू हो गई। तो एम्प्लॉय आईडी हमें पता है कभी भी मतलब सेम नहीं हो सकती, सेम इन द सेंस रिपीट नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं तो उसी पर्सन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो 1 की बात कर रहे हैं सेम पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 एक ही एम्प्लॉय है, उसी के यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये एम्प्लॉय नंबर 2 है, उसी की बात हो रही है। लेकिन उनमें जो यूनिकनेस हमें लानी है वो EMP आईडी के हेल्प से लाएंगे। तो यहाँ पर जो की हम यूज कर रहे हैं वो बन तो गई प्राइमरी की, लेकिन कैसे बनाई है, 2 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन लिया है, उससे हमने प्राइमरी की डिफाइन की है। और अगर हम एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी खुद में एक यूनिक नंबर है। तो इस तरह से हम की डिफाइन कर देते हैं। तो आई होप आपको वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझ में आ गई होगी। तो मेन इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि यहाँ पर जो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें जो एंटिटी ली है इसको हम वीक एंटिटी कहते हैं, क्योंकि वीक एंटिटी दूसरी एंटिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर जो ये एग्जिस्टेंस है, ये डिपेंडेंस का एग्जिस्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, कुछ भी पॉइंट्स क्लियर हुए हो तो इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए इसको समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाती रहूं। आप अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि हाँ ऐसे लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ हम ये समझेंगे कि ऐसे लेक्चर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे लेक्चर्स नहीं बनाने चाहिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं।